हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि टोलेन अभिकारक का उपयोग जांच के लिए किया जाता है। टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एलिड्राइड कीटोन 1 डिग्री अमाइन या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलिड्राइड, यानी टोलेन अभिकारक का जो उपयोग होता है, यानी टोलेंस रिएजेंट का जो यूज किया जाता है किसका डिटेक्टिंग करने के लिए? एलिड्राइड का डिटेक्टिंग करने के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए आगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डिटोल में है, यानी डिटोल जो आप यूज़ करते हैं डिटोल में, डिटोल कंसिस्ट ऑफ, डिटोल में है यानी डिटोल किस चीज़ से बना है? क्रिसोल प्लस इथेनॉल से, या फिर जाइलिनियल प्लस टर्पिनियल से, या फिर क्लोरो जाइलिनियल प्लस टर्पिनियल से, या फिर उपयुक्त कोई नहीं। यानी फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन का आपका, वो हो जाएगा आपका क्लोरोजाइलिनियल प्लस टर्पिनियल। क्या हो जाएगा? क्लोरोजाइलिनियल प्लस टर्पिनियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक तरह से आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बहुलक टेफ्लॉन किस एकक से बना है? बहुलक टेफ्लॉन जो है किस एकक से बना है? टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ अ मोनोमर ऑफ द मोनोमर, यानी कंसिस्ट किससे कंसिस्ट बना है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो बना है ये आपका इस चीज़ से बना है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद एक कार्बन से दो दो फ्लोरीन जुटा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी मतलब एक तरह से एकलक से बना है बहुलक टेफ्लॉन। इस तरह से सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक जो एक तरह से यहाँ क्या है कि R-H2 जो रिएक्शन किया है CH3 या फिर KOH के मतलब उपस्थिति में हिट करके, तो आगे चल के कौन सा कंपाउंड दिया है या X की जगह कौन सा कंपाउंड होगा वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो होगा कंपाउंड होगा आपका R-NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R-NC, यानी ये कंपाउंड X की जगह हो जाएगा। मतलब ये जो रिएक्टर देगा ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आठवां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है? आई लेंस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय PVC, टेफ्लॉन, बुना एन या फिर PMMA। देखिए राइट आंसर इसको चूज करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका PMMA, यानी एक तरह से आंख का जो उत्पादन करने के लिए, यानी सॉरी आंख के लेंस का जो उत्पादन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, आंख के लेंस का मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज होता है? PMMA का यूज होता है। इस तरह से 9 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन यौगिक कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखलाता है? विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म कैनिजारोज रिएक्शन अमोंग, यानी एक तरह से कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो इसको नहीं दिखलाता है, वही आपको चूज करना है। देखिए इसमें से जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा आपको वो यानी CH3 बॉन्ड CHO, यही ऑप्शन सी वाला जो कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CHO जो है वो एक तरह से कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते हुए चलिए। 11वां नंबर इस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है? विच कंपाउंड डज नॉट गिवन कलरलेस कंपाउंड डज नॉट गिवन कलरलेस गैस, यानी एक तरह से कलरलेस यानी गर्म करने पर रंगहीन जो गैस होता है वो नहीं देता। 11वां नंबर आपको क्वेश्चन ये करा। देखिए ये जो हो जाएगा NaNO3 आपका एक तरह से कलरलेस गैस नहीं देगा, यानी कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है? अगर आप NaNO3 को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो एक तरह से रंगहीन यानी कलरलेस गैस नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका NaNO3। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि अमोनिया और गैस, अमोनिया गैस जलीय विलीन, एक तरह से अमोनिया गैस जलीय CuSO4 घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। उत्पन्न गहरा नीला रंग का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? अमोनिया गैस इज अ पास्ड थ्रू एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूस डीप ब्लू कलरेशन। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्म्ड डीप ब्लू कलरेशन। एक तरह से फास्ट, एक तरह से आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा आपका CuNH3 हॉल SO4, यानी ये जो एक तरह से कंपाउंड है, मतलब क्या होगा कि इससे जब भी मतलब एक तरह से अमोनिया गैस जलीय विलीन ये अगर घोल मतलब प्रवाहित करने पर क्या होगा? क्या गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। क्या हो जाएगा? गहरा नीला रंग उत्पन्न हो जाता है ये कंपाउंड को एक तरह से इसमें CuSO4 घोल प्रवाहित करने पर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यह ऑप्शन पढ़ने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कंपाउंड है, इसका नाम लेते बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि क्लोरीन को तनु, यानी तनु का मतलब होता है डाइल्यूट यानी पतला,
तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर। एक तरह से क्लोरीन जो होता है ये तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपको यही करा, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा NaCl और NaOCl। NaCl और NaOCl से जब आप क्लोरीन को तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, NaCl और NaOCl हो जाएगा। इस तरह से 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक, यानी सोडियम इज हीटेड विद अमोनिया गैस, द प्रोड्यूस्ड कंपाउंड इज। एक तरह से जो सोडियम को अमोनिया के साथ अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या कौन सा कंपाउंड होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये जो निकलेगा आपका NaNH3, यानी एक तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होगा, NaNH3 कंपाउंड फॉर्म होगा आपका सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर एक तरह से ये जो कंपाउंड होगा उत्पन्न होगा, ठीक है। इस तरह से 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि एक तरह से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े कंपाउंड का नाम लेने में शायद टाइम लगे आप लोगों को एक तरह से, या क्योंकि आप स्क्रीन में भी देख लेते हैं, जहाँ अगर एक तरह से कम टाइम लगता है तो वहाँ मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की P4O6 अणु में कितने P और O के बीच, यानी P और O के बीच बंधन यानी बॉन्ड जो है एक एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी एक तरह से क्रमश है। निर्जन का मतलब होता है लोन पेयर, ठीक है। हाउ में P बॉन्ड O, यानी इस ये जो बॉन्ड है P और O के बीच जो बॉन्ड है एक तरह से फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, यहाँ हो जाएगा आर रिस्पेक्टिवली कर दिया इसमें, रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन P4O6 मॉलिक्यूल, यानी एक तरह से P4O6 मॉलिक्यूल में जो एक तरह से लोन पेयर जो प्रेजेंट है और जो इसके बीच में जो दिया जो बॉन्ड है उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना बॉन्ड और कितना लोन पेयर एक तरह से प्रेजेंट है P और O के बीच बंधन एवं लोन पेयर एक तरह से निर्जन जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी निर्जन जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं लोन पेयर को, वही आपको पूछा जा रहा है P4O6 में। देखिए ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यानी 12 जोड़ी 12 एक क्या हो जाएगा, यानी 12 जो होगा P और O के बीच बॉन्ड होगा, उसके बाद निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां नंबर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है, यानी विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक अमोंग, यानी पैरामैग्नेटिक जो पढ़े हैं आप, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये सब जो पढ़े हैं वही आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है, यानी पैरामैग्नेटिक नॉट पैरामैग्नेटिक, वही आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो होगा आपका यानी NiCO4 जो होगा ये आपका अनुचुंबकीय नहीं होता। क्या होता है, ये आपका अनुचुंबकीय नहीं है, ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। इस तरह से 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये कह रहा है कि जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन हाइड्रोमेटलर्जिकल जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन जो है इसका मेटल किस पर बेस्ड है, वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है, किस पर आधारित है भाई, देखिए ये जो आपका आधारित है ये है आपका जटिल यौगिक बनाकर, यानी एक तरह से कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी जब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर आधारित है आपका हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी जल धातु कर्म विधि जो एक तरह से प्रभावित है जो एक तरह से आधारित है वो किस पर आधारित है, जटिल यौगिक बनाकर, ठीक है। इस तरह से 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये पूछ रहा है कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, जहां भी आप ये ब्रैकेट देखेंगे ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। FeCO5 का जो एक तरह से प्रसंस्करण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है आपको, यानी एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका sp3d, यानी अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे यानी हाइब्रिड प्रसंस्करण निकालेंगे वो आपका निकलेगा sp3d निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला में बैठाइएगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला में बैठाइएगा तो आपका आंसर निकलेगा sp3d। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 19वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये कह रहा है कि 1 ग्राम धातु आयन कितना, 1 ग्राम धातु आयन M+2 1.18
1.81 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है तो धातु का परमाणु भार होगा। यदि 1 ग्राम मेटल आयन M+2 वॉज डिस्चार्ज बाय द पास्ट ऑफ द पैसेज ऑफ 1.81 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। यानी एक तरह से जब एक तरह से डिस्चार्ज किया जाता है इतना इलेक्ट्रॉन से, तो एक तरह से वेट पूछा जा रहा है, यानी परमाणु भार पूछा जा रहा है आपको धातु का। यानी 1900 नंबर क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर चूज करना है, देखिए ये होगा आपका राइट आंसर, यानी 66.7। ये क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा परमाणु भर का, 66.7 हो जाएगा। इस तरह से 1900 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा एक तरह से कि न्यूमेरिकल आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। 20वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यदि हाइड्रोजन गैस का दबाव, यानी ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका दाब एक वायुमंडल दाब से बढ़ाकर 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अर्धशेल का अवकरण विभव में परिवर्तन 25 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी एक तरह से जो पूछा जा रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 atm to 100 atm कीपिंग H ion concentration at 1 m, the change in reduction potential of hydrogen half shell at 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। एक तरह से जो आपको पूछा जा रहा है, यानी वोल्ट आपको पूछा जा रहा है, यानी इसमें क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब आपको 1 से बढ़ाकर 100 कर देता है। तो एक तरह से जो अर्धशेल का जो हाइड्रोजन के अर्धशेल का जो अवकरण विभव होगा उसमें जो परिवर्तन होगा 25 डिग्री सेल्सियस के कारण, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा 0.059 वोल्ट। एक तरह से चेंजिंग होगा, यानी एक तरह से कितना चेंजिंग होगा, जब आप एक वायुमंडलीय दाब से 100 वायुमंडलीय दाब उसका चेंजिंग कर देंगे, उसके बाद यानी अर्धशेल जो है आपका हाइड्रोजन का यह अवकरण विभव इसका जो होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना परिवर्तन हो जाएगा, 0.059 वोल्ट परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 0.059 वोल्ट। इस तरह से ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पूछा जा रहा है कि प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी प्रतिकारक का सांद्रण 0.8 मोलर से 0.4 मोलर होने पर 0.8 है, ये 0. कौन बड़ा है, इसमें 0.8 बड़ा है, यानी यहाँ घट रहा है, तो होने में 15 मिनट का टाइम लगता है। उसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का जो सांद्रण है वो 0.1 m से 0.02 m यहाँ भी घट रहा है, होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये 30 सेकंड। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 5 मिनट्स। द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इज 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 7.5 मिनट्स और 60 मिनट्स। देखिए 21 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 13 मिनट्स। कितना निकल जाएगा, 30 मिनट्स इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे टिक नहीं लगा सकते, ऐसे चूज नहीं कर सकते, आपको रिएक्शन सोल्व करना पड़ेगा। यह आपका हो जाएगा C1 का मान, उसके बाद C2 का मान यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद टाइम आपका दिया हुआ T1 आपका टाइम दिया हुआ, आपको T2 पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए C1, देखिए यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो जाएगा आपका C1, ये भी आपका हो जाएगा C2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका T1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक तरह से सेकंड स्टेप में जो आपको एक तरह से ये भी C1 C2 हो जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेप में T2 का नाम पूछ रहा है आपको, T2 कितना होगा। ठीक है, आपका T2 हो गया। अगर एक तरह से सोल्व करेंगे इसको तो 30 मिनट निकलेगा। अब 22वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ कह रहा है कि ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। एक रिएक्शन है जो ए से बी देता है। ठीक है, यानी ए रिएक्शन की, यानी कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के शून्य कोटि प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए से ए गिवन बी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ए गिवन बी जो देता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। 22वां क्वेश्चन आपको चूज करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कौन शो करता है। देखिए ये जो होगा आपका, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है, यानी एक तरह से जो होगा, यानी कांस्टेंट ये बढ़ते जा रहा है, ये क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। यहाँ ए का सांद्रण दिया है, उसके बाद T3/4 दिया। ठीक है, ये जो होगा आपका एक तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है, ऑप्शन डी वाला ग्राफ। ठीक है, 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि HCP संरचना पैकिंग विभाज्य होता है। इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में आपको पूछ रहा है। HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए हेक्सागोनल जो होता है, हेक्सागोनल में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एक तरह से ये हो
होता है क्लोज पैकिंग, जो उसमें जो फ्रैक्शन होता है 23 नंबर क्वेश्चन में यही हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 0.74 हो जाएगा। कितना? 0.74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ ये कह रहा है कि किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे कहते हैं द पॉइंट डिफेक्ट दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। एक तरह से डेंसिटी जब एक तरह से डिक्रीज होता है, घनत्व जब घटता है तो उस एक तरह से उसे क्या कहते हैं, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको कहते हैं स्केटोग्राफी यानी स्कोटिक डिफेक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्कोटिक डिफेक्ट कहेंगे उसको। ठीक है, यानी द पॉइंट डिफेक्ट आर दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड स्कोटिक डिफेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ। और 25वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता? इन व्हिच द फॉलोइंग प्रोसेस ए कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। यानी एक तरह से जो उत्प्रेरक का जो यूज होता है कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए, बहुत सारे रिएक्शन है जो जिसमें नहीं अगर होता है तो उसमें उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको किस विधि में उत्प्रेरक का यूज नहीं होता है? एक विधि है, 4 विधि में एक विधि है जिसमें उत्प्रेरक का यूज नहीं होता। देखिए, इसमें जो होगा साल्वे विधि जो आपका यानी साल्वे प्रोसेस जो है इसमें उत्प्रेरक का यूज नहीं होता है। साल्वे प्रोसेस में उत्प्रेरक का यूज नहीं होता। ठीक है, इस तरह से कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फ्रेंडशिल ये क्या है कि फ्रेंडलिस आइसोमर्थ जो है, आइसोथर्म जो है वो क्या है? द फ्रेंडशिल आइसोथर्म इज एक तरह से एडजोर्प्शन आइसोथर्म का ये जो एक तरह से ये होता है, ये रिएक्शन जो होता है उसमें रिलेशन जो होता है उसका जो समीकरण होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वही आपको पूछा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा आपका, ये इन तीनों में से कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये कह रहा है कि ये जो होगा 373 डिग्री केल्विन पर निम्न पर ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब 750 mm है तो घुलने का अनुप्रभाज क्या हो जाएगा? यानी द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मरकरी एट 333 डिग्री केल्विन द मोल फ्रैक्शन इज सोल्यूट। यानी मोल फ्रैक्शन के आपको पूछा जा रहा है, यानी अनुप्रभाज जिसको कहते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। यही देखिए, इसका जो हो जाएगा 1/1/76 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यानी ये जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/76 है, यानी 76 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन किलोगेटिव यानी कॉलिगेटिव गुण को नहीं दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन नहीं है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, इनमें से जो कॉलिगेटिव आपका प्रॉपर्टी नहीं है वही है आपको बताना है कि इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कौन है, कौन नहीं है? के भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। के भी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए हम? कहाँ से 5 से स्टार्ट किए, उसके बाद 28 तक चले कितना लगभग 23 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग एक तरह से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें आया, मतलब ये जैसे कि यहाँ क्या निकाले, डायरेक्ट हम 30 मिनट में टिक लगा दिए। कैसे इसको सोल्व करना है अगर आप लोग को नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आगे जो वीडियो लाएंगे अगर हो सके तो इसमें भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा केमिस्ट्री, उसके बाद बायो का आते रहेगा, इसी तरह फिजिक्स का आते रहेगा। लेकिन इसके बीच में अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इसके बीच में हम इसका भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ जैसे कि क्या निकाला, यानी P4O6 के बीच हम डायरेक्ट बॉन्ड बना दिए, P और O के बीच हम बता दिए कि डायरेक्ट बॉन्ड जो होता है 15 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। डायरेक्ट P और O के बीच जो बॉन्ड होगा 12 होगा, उसके बाद जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो 16 होगा। कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकल गया 16? तो इसको सोल्व करने के लिए अलग से एक तरह से टाइम देना पड़ेगा आपको। एक तरह से आप लोग एक तरह से कमेंट कीजिएगा कि किस किस को चाहिए कि नहीं चाहिए, एक तरह से सोल्व रूप में। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए, ऐसे नहीं कि एक तरह से कमेंट नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इसको एक तरह से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को एक तरह से सोल्व कीजिए, न्यूमेरिकल को कैसे आप सोल्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करना है, नहीं करना कमेंट। एक तरह से बहुत सारे दोस्त जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कमेंट से नहीं करते। प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में इसी टाइप के आपको पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और
और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और एक तरह से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।